Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट जो होते हैं वो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर विज़िट करते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं जो एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत परेशान करने वाला सवाल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इधर उधर से ठोकरें खा चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं। जैसे अभी हमने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पिछले 10 सालों से किस तरीके से पेशेंट वो परेशान थे। उनको बायलैटरल ग्रेड 4 वेरिकोसील था, एज़ोस्पर्मिया था, और पिछले 10 सालों से उनको इनफर्टिलिटी थी, बच्चे नहीं हो रहे थे। और किस तरीके से उनका केस जो है रिज़ॉल्व हुआ है, किस तरीके से उनको इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, किस तरीके से उनका जो केस है एज़ोस्पर्मिया का क्योर हुआ, वेरिकोसील का क्योर हुआ। कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे, आज जो मकसद है हमारा आप लोगों से बताने का वो ये है कि जो कॉमन क्वेश्चन लोग करते हैं एज़ोस्पर्मिया के, है ना, क्योंकि वो बहुत परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब ये कितने दिन में हमारा ठीक हो जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं बार बार कि डॉक्टर साहब हमें एज़ोस्पर्मिया है, पिछले कई सालों से एज़ोस्पर्मिया है, हिस्ट्री होती है, एक लंबी हिस्ट्री होती है एज़ोस्पर्मिया की, तो क्या कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इलाज में, कितने दिनों में ये ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चंस लेकर के हमारे पास बहुत सारे पेशेंट विज़िट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एज़ोस्पर्मिया आपको है तो कितने दिन लग सकते हैं इसके इलाज में, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से हम इसको देखते हैं, क्या सिस्टम होता है इसको ठीक करने का, कैसे ये ठीक होता है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। तो होपफुली आपके अंदर जो ये क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके अंदर सवालात आपके जहन में आते हैं कि ये एज़ोस्पर्मिया कैसे क्योर होता है, कैसे ठीक हो सकता है, कितना टाइम इसमें लग सकता है, होपफुली आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए, एज़ोस्पर्मिया के मल्टीपल रीज़न्स होते हैं, मल्टीपल असबाब होते हैं। आप हमारे पास एक सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट लेकर के आते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, तो एक सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट हमें शेयर करते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमने सीमेन एनालिसिस कराया है, या हमने अब तक जितनी मरतबा भी सीमेन एनालिसिस कराया है और हमेशा जो है स्पर्म हमारे नहीं आते हैं, स्पर्म हमेशा ज़ीरो रहते हैं, यानी कि एज़ोस्पर्मिया ही डायग्नोस हुआ है। ऑलवेज़ जब भी हमने सीमेन एनालिसिस कराया है तो हमारे अंदर एज़ोस्पर्मिया ही आया है। तो अब हमें ये बता दीजिए कि कैसे ठीक होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्च आएगा। ये सारी चीज़ें लोग पूछने की कोशिश करते हैं। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन का आंसर कितना डिफ़िकल्ट है। बताया ही नहीं जा सकता कि एज़ोस्पर्मिया है तो कितने दिनों में ठीक हो सकता है। वो लोग और होंगे जो आपको ये तसल्ली दे देते होंगे कि 2-3 महीनों में ठीक हो जाएगा। हाँ, हो भी सकता है, हम मना नहीं कर रहे हैं। हो बहुत सारे पेशेंट को आपने देखा होगा, हमारे यहाँ ही एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं, 1.5-2 महीने के ट्रीटमेंट में उनका काउंट आ जाता है। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो आपका एज़ोस्पर्मिया है वो किस टाइप का एज़ोस्पर्मिया है, व्हाट काइंड ऑफ एज़ोस्पर्मिया यू हैव, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। एज़ोस्पर्मिया 3 तरह के होते हैं, आप लोगों को पता है। प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, या इसी तरीके से इसकी दूसरी डिवीज़न करते हैं दो तरीके से, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, है ना। आपको समझने की कोशिश करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो एज़ोस्पर्मिया आपको है वो किस तरह का एज़ोस्पर्मिया है। आपको एज़ोस्पर्मिया जो है वो किस टाइप का एज़ोस्पर्मिया है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है और ड्यूरेशन भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपके अंदर टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ हैं या फिर प्री टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, LH-FSH बहुत हाई आ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम आ रहा है, या टेस्टिकुलर लेवल पर इश्यूज़ हैं, आपके टेस्टिकल का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो चुका है, आपको वेरिकोसील है, आपको एपिडिडायमिटिस है, आपको जो है ऑर्काइटिस है ना, या फिर आपके जो एपिडिडायमिस हैं उसके एपिडिडायमिस के हेड में जो है सिस्ट हैं। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं तब भी एज़ोस्पर्मिया नहीं होता है
है ना, इसीलिए हमने कहा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वेरिकोसील है तो फ़ौरन एज़ोस्पर्मिया ही हो जाए, ऐसा नहीं है। जब आपको वेरिकोसील होता है, आप सही से उसको डायग्नोज नहीं करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट आप नहीं लेते हैं, तब आपको एज़ोस्पर्मिया में ये केस कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज़ वेरिकोसील होने से डायरेक्टली एज़ोस्पर्मिया नहीं होता है। वेरिकोसील है अगर आपको, टेस्टिकुलर एट्रोफी है अगर आपको, एपिडिडायमिटिस है आपको, ऑर्काइटिस है आपको, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, है ना, तो फिर उसकी वजह से डायरेक्टली एज़ोस्पर्मिया नहीं हुआ करता है। पहले ये केस जाता है और ओलिगोस्पर्मिया में पहले काउंट आपका कम होता है, पहले मोटिलिटी में इश्यूज़ होते हैं, है ना। लेकिन जब आप उसका ख्याल नहीं रखते हैं, जब आप उसका जो है सही से इलाज नहीं करते हैं, जो प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने चाहिए वो प्रिकॉशंस आप फॉलो नहीं करते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि धीरे 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 काउंट कम होते 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 वो बिल्कुल नील हो जाता है। तब जा कर के एज़ोस्पर्मिया आपके अंदर डेवलप हो जाता है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप हो जाता है, जिसको हम लोग मैच्योरेशन अरेस्ट कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है इस चीज़ को डायग्नोज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली फुर्सत में ये देखना पड़ेगा कि क्या केस है, आपके अंदर क्या कोज़ है, आपके अंदर क्या कॉजेज़ हैं बेसिकली, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कोज़ हो सकता है मल्टीपल असबाब हों आपके अंदर, मल्टीपल कॉजेज़ हों आपके अंदर। तो वो सारे के सारे कॉजेज़ आपके आइडेंटिफाई करने होंगे और उसके बाद उन कॉजेज़ का क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद एक आइडिया आपको बताया जा सकता है कि हाँ इतने दिनों में आपका जो एज़ोस्पर्मिया है ये क्योर हो जाएगा, एक आइडिया बताया जा सकता है। बहुत सारे पेशेंट ये कहते हैं कि बस 2 से 3 महीने का टाइम है हमारे पास, इतने में ही आप हमारा एज़ोस्पर्मिया क्योर कर दीजिए। तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है और ये कहा जाए कि ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। हो सकता है मोर देन 50% लोगों में इस चीज़ से रिज़ल्ट आ भी जाते हों, ट्रीटमेंट जब किया हो सकता है माइनर इश्यूज़ हैं वो सब रिकवर हो गए और उसकी वजह से फिर काउंट आ गया आपका, तो वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आपके अंदर मेजर प्रॉब्लम है, आपके अंदर इश्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा और सही से आप इलाज करना नहीं चाहते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आपको इलाज करना ही नहीं चाहिए, फिर आपको ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। ये जो 2-3 महीने का ट्रीटमेंट अगर आप ले भी लेंगे तो इससे कुछ होगा नहीं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपना टाइम, अपना पैसा दोनों चीज़ें बर्बाद करेंगे और लास्ट में फिर एक उम्मीद जो होती है आपको कि हम इलाज एक करा रहे हैं, हमें ठीक हो जाएगा, ये एज़ोस्पर्मिया जो है क्योर हो जाएगा, तो इसमें भी आपको बाद में नाउम्मीदी होगी, मायूसी होगी। तो इस वजह से आप लोगों को प्रॉपर डायग्नोसिस करानी चाहिए कि एज़ोस्पर्मिया किस तरह का है, क्या कॉजेज़ हैं आपके अंदर। क्योंकि हो सकता है आपको पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है, हो सकता है आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया हो, पता चला सेमिनल वेसिकल्स ही नहीं है। एक पेशेंट अभी कल ही उन्होंने हमसे कंसल्ट किया था, तो उनका जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो सिकुड़ गई हैं बिल्कुल, है ना, छोटी हो गई हैं, है ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर सी बात है जो सीमेन के डिस्चार्ज होने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो गया। अब सीमेन आएगा नहीं, सीमेन जो है बहुत कम आएगा। अब अगर ऐसी सिचुएशन में उनका टाइम, ज़ाहिर सी बात है उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना इजी तो है नहीं सेमिनल वेसिकल्स को फिर से पूरा अच्छे से करना, क्योंकि वो श्रिंक हो चुकी हैं, सेमिनल वेसिकल्स जो है बिल्कुल छोटी हो चुकी हैं, रास्ता बिल्कुल तंग हो चुका है। तब ऐसी सिचुएशन में उसको सही से इलाज जब तक करेंगे नहीं तब तक वो चीज़ें क्लियर होंगी नहीं। तो इसमें क्या आइडिया बताया जाए, है ना। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका कोई इलाज है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अब ऐसी चीज़ें अगर आप कर रहे हो कि जिनका कोई इलाज नहीं है, तो थोड़ा सब्र के साथ आपको इलाज करना चाहिए और जो चीज़ें आपको भी थोड़ा इसके बारे में समझना चाहिए और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो चीज़ें आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको भरोसा रखना चाहिए और आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा सिर्फ टारगेट बना करके नहीं चलना है कि 3 महीने या 4 महीने में अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना फिर हम इससे ज़्यादा इलाज नहीं करा पाएँगे। इस तरह का टारगेट लेकर के आपको ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करना है। अगर आप टाइम दे सकते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हो, तभी आप स्टार्ट करिए, अदरवाइज़ आप ट्रीटमेंट ही मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मेजर इश्यूज़ नहीं है, हो सकता है माइनर इश्यूज़ हों, हल्के-फुल्के इश्यूज़ हों, ट्रीटमेंट लें और क्योर हो जाए, तो वो एक एक्सेप्शन है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में जब इतना टाइम हो जाता है, शादी को 7-8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं और आपके यहाँ बच्चे नहीं हैं और एज़ोस्पर्मिया 7-8 साल 10 साल से है आपको, तब ऐसे सिचुएशन में अक्सर हमने देखा है कि मेजर प्रॉब्लम हुआ करती हैं। तब ऐसे सिचुएशन में स्पेशलाइज़्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और उसमें लगता है टाइम। तो टाइम
थोड़ा सा निकालिए और सही से मेंटली प्रिपेयर होकर के ट्रीटमेंट करिए। ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आने शुरू होते हैं। फर्स्ट मंथ से ही आपकी हिस्ट्री में चेंजेस तो आने लगते हैं, लेकिन पेशेंट को क्या लगता है कि बस फ़ौरन काउंट आ जाएगा तभी तो हमें लगेगा कि फ़ायदा है। ये नहीं होता है। काउंट आना ही तो सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपकी नज़र में तो ये है कि बस 1 मिलियन ही काउंट आ जाए हमारा। अरे 1 मिलियन काउंट तो तभी आएगा ना जब अंदर के जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइकिल्स हैं पूरी वो कंप्लीट होंगी। जब तक स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल कंप्लीट नहीं होंगी तब तक काउंट कैसे आएगा, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से होता है, स्पर्म काउंट किस तरीके से बढ़ते हैं और किस तरीके से आपके अंदर किन किन तरीक़ों से एज़ोस्पर्मिया होता है, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं एज़ोस्पर्मिया की। ये सारी चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आप लोगों की समझ में आया होगा कि किस तरीके से एज़ोस्पर्मिया को ट्रीट किया जाता है, किस किस तरीके का एज़ोस्पर्मिया होता है, कितने टाइप्स होते हैं, है ना, और किस तरीके से कितना टाइम लग सकता है एज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट में। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।